नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। तो बच्चों, आज आपका संस्कृत का पेपर था, वह कैसा गया है आप मुझे कमेंट कर कर अवश्य बताइए। कि जो मैंने पेपर आपको बताया था, सुबह बताया था, कल भी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको पूरे हल भी बताए थे, पूरे उत्तर बताए थे 1 से 26 तक। और कमेंट कर कर बताइए आप संस्कृत का पेपर कितने अंक का करके आए हैं, 60 में से आपको कितने अंक मिल सकते हैं यह भी बताइए। और अगर अच्छा पेपर गया है तो आप कमेंट करके मुझे यही भी बताइए कि कैसा आपका पेपर गया है। और देखिए यहाँ पर जो आपका कल 21 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, वह मैं लेकर आ गया हूँ। 21 तारीख को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपका अंतिम पेपर है, लास्ट पेपर है। तो यह भी आपका अच्छा जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपके जो अभी पूरे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान किसी भी पेपर में आपको समस्या नहीं गई होगी। और जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको कभी समस्या जा ही नहीं सकती है। बच्चों, आप सभी को पता होगा, यह जानकारी भी होगी कि आपका जो टाइम टेबल है वही भी आ गया है। तो आप लोगों को अपनी वार्षिक तैयारी भी अच्छे से रखनी है, जो वार्षिक पेपर है उसकी भी आपको तैयारी अच्छे से रखनी है। तो बच्चों देखिए, चलते हैं अभी जो आपका कल पेपर होने वाला है समाज विज्ञान का, उसके प्रश्नों को देखते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी बच्चों, उसमें मैंने आपको 1 से पूरे इसमें 10 तक प्रश्नों के हल भी बताए थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 11 से पूरे 26 तक इसके उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिर भी मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं। यहाँ से जो प्रश्न हैं इनके आंसर से मैं इसमें भी वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि यह संपूर्ण हल वाली वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया गया है इसमें कि झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों छितरना और बिखेरना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, छितरना या बिखेरना। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमें अगला प्रश्न पूछा गया है, सेकंड प्रश्न नंबर है दूसरा। तो इसमें पूछा गया है कि उद्यान कृषि का अर्थ है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा फलों और सब्जियों को उगाना। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में तीसरे नंबर का पूछा कि चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें देखिए चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में पूछा गया है चौथे नंबर का कि हमारे देश में किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप सभी को पता भी होगा, गंगा और यमुना इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए जो ये प्रश्न नंबर 5वां पूछा गया है इसमें कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदान के भागों में रहना पसंद क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, यह आपका आखिरी एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, संस्कृत का आखिरी पेपर था। तो अच्छे से करके आइएगा इस पेपर को भी आप। देखिए यहाँ पर हमें 6वां प्रश्न पूछा गया है कि सन 1791 बनारस में खालिस्तान कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो संस्कृत कॉलेज इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद जो 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें पूछा गया है 8वां कि रोपण कृषि खालिस्तान का एक प्रकार है। तो रोपण कृषि है वह किसका प्रकार है, एक आप सभी को बताना है वाणिज्य कृषि का एक क्या है प्रकार है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक खालिस्तान की तरह काम करते हैं। तो व्यवसाय की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम हमें रिक्त स्थान था 10वां प्रश्न कि धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ठीक है, उसमें मैंने पूरे आपको सभी स्पेलिंग भी बताई थी। तो अब हमें यहाँ से प्रश्नों के आंसर्स देखने हैं बच्चों, उत्तर देखने हैं, जो कि हमारे 11 प्रश्न से हमें देखने थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 11 से 16 तक पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी को बच्चों पता होगा कि 2-2 नंबर के रहते हैं। अगर आप इनको सही कर आएंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था इसमें कि महुआ क्या है बताइए। ठीक है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि महुआ क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, महुआ क्या है। तो महुआ एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उत्तर के मैदानी इलाकों और जंगलों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो आप सभी को पता है महुआ एक क्या है, भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। यह आपको अवश्य लिखना है कि एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें देखिए जो कि कहाँ पाया जाता है उसमें यह भी पूछा था। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। बच्चों देख सकते हैं आप, मैंने सभी के बहुत एक लाइन के आंसर्स ढूंढे हैं, ज़्यादा कठिन मतलब ज़्यादा बड़े आंसर नहीं हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ हमें जो 12वां प्रश्न पूछा गया है कि शांति निकेतन संस्था
किसने व कब शुरू की थी? जो शांति निकेतन संस्था है वह कब और किसने शुरू की थी? तो देखिए इसका जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब की थी? 1901 में। इसका यह सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों आप एक कॉपी में इन आंसरों को, जो उत्तर मैं बता रहा हूँ, इनको लिखते जाइएगा और इन प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ उनको भी अच्छे से एक कॉपी में, आपको भी पेन उठाकर बैठिए। और मैं, क्योंकि पूरे 26 के 26 प्रश्न हैं तो आप कॉपी में पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको लिख लेना है। और वीडियो को अवश्य लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अंतिम आपका यह पेपर है। ठीक है, उसके बाद आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। 5 पेपर आपके हो चुके हैं, आपके बहुत अच्छे गए हैं। ठीक है, यह पेपर भी आपका अच्छा ही जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर 13वां प्रश्न में दिया गया है कि संसाधन की परिभाषा लिखिए। आपको इसमें संसाधन की आपको क्या करनी है, इसमें परिभाषा लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है कि जो संसाधन है वह शब्द का तात्पर्य हमारे आसपास की किसी भी चीज़ से है, जो कि हमारे आसपास चीज़ें रहती हैं उनसे किसी से भी है। जैसे एक हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब ही यह होता है कि जो हमारी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति हो रही है किसी चीज़ से, तो वह क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो इसको आपको भाषा के रूप में इस प्रकार लिख देना है कि संसाधन शब्द का तात्पर्य हमारे आसपास की किसी भी चीज़ से है जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार संसाधन की परिभाषा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है 14वां। इसमें पूछा गया है कि मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। आपको मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखने हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि मानव निर्मित 5 संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम क्या हैं, किस प्रकार हैं? मानव निर्मित तो वाहन हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गई और मशीनें हो गई। यह क्या है? संसाधन है मानव निर्मित। और उपकरण हो गया, मतलब जो भी आप चीज़ उपकरण यूज करते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह, ये सब उपकरणों में आते हैं। तो आपको इस प्रकार ये 5 मानव निर्मित संसाधन लिखने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें जो अगला 15वां क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? तो आपको इसमें बताना था कि कानून कौन बनाता है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं कि भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का काम होता है। किसका काम होता है? संसद का काम होता है। और बच्चों जो बजट पारित करता है वह वित्त मंत्री बजट पारित करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री होती हैं। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, जो कि हमारा हर साल क्या करती हैं? बजट पेश करती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 16वां प्रश्न कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं और कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं। तो चलिए देखते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। आप सभी को यह पता होगा। न्यायपालिका जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के अंडर में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कार्यपालिका का कानून को लागू करना होता है, इसमें यही पूछा था कि कौन सा कानून बनाता है। तो कानून कौन बनाता है बच्चों? कार्यपालिका है, वह कानून को बनाता है। ठीक है बच्चों, और विधायिका में आपके लोकसभा और राज्यसभा आती है। न्यायपालिका में मैंने बताया आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है। और कानून बनाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। ठीक है, इस प्रकार आपका 16वें का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से बच्चों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 17 से 22 प्रश्न तक चलेंगे। देखिए इसमें 17 प्रश्न पूछा है कि 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार किया था। तो आपको यह बताना है कि जो जेम्स रेनल थे उनने क्यों तैयार करवाया था भारत का मानचित्र। तो देखिए 1782 में जो जेम्स रेनल ने भारत का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार करवाया था, मतलब पूरा मानचित्र तैयार करवाया था जेम्स रेनल ने। क्यों करवाया था? क्योंकि उस समय क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव को बढ़ा रही थी। एक सटीक और विस्तृत मानचित्र तैयार करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रशासन, सैन्य अभियानों और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाना था। तो आप इसमें इतना आंसर भी, आप इसका सही उत्तर यह भी हो जाएगा, इतना भी आप लिख देंगे ना तो सही हो जाएगा आपका, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के प्रशासन और सैन्य अभियान, व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाना था। इधर आप क्योंकि से इसको काट भी सकते हैं, इतना अगर आपको लिखना है तो सही है, नहीं लिखना है तो आप इसको ना लिखकर यहाँ से आप लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है 18वां
कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो आपको बताना है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो ठीक है, इसमें आपको क्या लिख देना है आंसर, जो बंगाल के नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, यह प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो हमें प्रश्न पूछा गया है वह देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार, सॉरी ये 19वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसको जो आमदनी अपनी बढ़ानी थी तो उसने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया, इसने किया, पहला आपको उपाय लिखना है कि भारतीय किसानों से कम कीमतों पर फसलें खरीदी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि भारतीयों को अपने संचालन में शामिल करना। और इसका जो तीसरा पॉइंट है विजित और नियंत्रित प्रांतों में कराधन मतलब कर धन लगाना है, जो टैक्स है वह लगाना। और बंगाल में चुकाए हुए मतलब कर जो चुकाए बिना ब्रिटिश माला के आयात निर्यात नहीं कर सकते, मतलब इस पर भी आयात निर्यात की अनुमति लेने वाले माल के दस्तक, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ये 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका 19 वाला कंप्लीट हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर जो हमें अगला प्रश्न पूछा गया है 20वां, कि किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो सनराइज उद्योग कौन से उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, जो उद्योग अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें सनराइज उद्योग कहा जाता है। इन उद्योगों की पहचान इन विशेष कीमतों से की जाती है। तो देखिए आपको यह भी लिख देना है कि जिनमें तेजी से विकास दर है उनको क्या कहते हैं, उनको कौन सा उद्योग कहते हैं, सनराइज उद्योग कहते हैं। और उसके बाद इसमें जिनकी स्टार्टअप की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है और इनमें जोखिमपूर्ण पूंजी का निवेश ज़्यादा होता है। इस प्रकार आप पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं और वह आंसर भी हो सकता है, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला जो 21वां प्रश्न दिया गया है इसमें, कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। जो धर्म है उसको राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से ही सभी लोगों का कल्याण एवं सभी धर्मों का विकास हो सकता है। अन्यथा किसी एक धर्म को अगर राष्ट्र के राजनीतिक और गैर धार्मिक मामले में दखल दें तो दूसरे धर्मों पर इसका इन प्रभाव पड़ेगा, जिससे राष्ट्र में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न देखिए हमें पूछा गया है 22 वाला, कि मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो आपको जो बताना है, जो मतदान आप कभी अभी तो नहीं देने जाएंगे, जब आप 18 के हो जाएंगे तो उसके बाद आपने मम्मी पापा की उंगली पर देखा हो, जब वो वोट देकर आते हैं, मतदान कर आते हैं तो उनके लिए एक अमिट स्याही लगा देते हैं अपने उंगली पर, एक देखा होगा इस प्रकार का निशान लगा रहता है। तो जो वो यह निशान होता है वह अमिट स्याही का यह निशान होता है बच्चों। तो आपको यह बताना है क्यों लगा दिया जाता है। तो देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे कि मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही मतलब इंडिलेबल इंक का उपयोग मतदान की उंगली पर निशान लगाने से किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना करे। तो आपको यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए और इसमें आपको क्या लिखना है कि यह कदम चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हमारे जो 23वां प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो 23 से 26 तक आपके बच्चों 5-5 अंक के प्रश्न चलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें पूछा गया है 23 वाला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। तो इसमें आपको बताना है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या क्या बदलाव किए थे। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा कि 1800 एक सेकंड देखिए आपको 5 नंबर का आंसर है बच्चों, इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा ही रहेगा। तो आपको इसमें पॉइंट लिख देना है क्या क्या बदलाव किए। तो पहला हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार आपको ये पॉइंट वाइज मैंने लिखवाया है। इसमें देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा,
देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा यह रहेगा कि शासकों को उनके क्षेत्रों पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट रहेगा वह आएगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह भारतीय परिषद को स्थापित किया गया। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आएगा वह हमारा आएगा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और जो पांचवा और अंतिम पॉइंट है हमारा यह आ जाएगा कि जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉइस रॉय बना दिया गया था। इस प्रकार आपके 5 पॉइंट आप इसमें प्रश्न में के उत्तर में लिख कर आएंगे बच्चों, तो आपको 5 में से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे, अन्यथा आपको कम नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, आपको 5 पॉइंट लिखने थे इनकी, क्योंकि इसमें पूछा ही था कि नीतियाँ पूछी थी। तो इस प्रकार जो जो नीतियाँ बनाई गई थी, बहुत सी नीतियाँ बनाई गई थी, पर मैंने आपको पॉइंट वाइज 5 नीतियाँ बताई। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 वाला हमें प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आपको यह इसका आंसर लिखना है कि विश्व में कौन कौन से देश हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इसका आंसर कि विश्व में बहुत से देश हैं, जो कई क्षेत्र हैं जो जल की कमी का सामना कर रहे हैं। मुख्यतः कौन कौन से हैं, देखिए मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका, यहाँ जलवायु शुष्क और वर्षा की कमी होती है। इधर सऊदी अरब, इराक, यमन, ईरान, मिस्र और लीबिया आते हैं इस वाले रीजन में। उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्वी अमेरिका में जो जल की कमी का सामना कर रहे हैं। और दक्षिणी एशिया में देखेंगे आप तो भारत भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं जो कि जल संसाधन की अत्यधिक कमी हो जाती है यहाँ पर। और सबसे देखेंगे आप तो यहाँ पर खराब बुनियादी ढांचा, सूखा पड़ जाता है नाइजीरिया में, इथियोपिया, सूडान और सोमालिया। तो इतने देश हैं आपके बच्चों जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है विश्व में। और देखिए यहाँ पर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के भी देश दिए गए हैं मैंने बताया, और अमेरिका के भी कुछ देश हैं, और यहाँ पर देखिए चीन के भी कुछ हैं। और यहाँ देखिए यहाँ से हमारा जो है यहाँ तक आप देखेंगे तो चीन भी कभी कभी भारी मतलब जल की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उद्योग और कृषि पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वह पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद देखेंगे आंसर। तो देखिए जो हमें 25वां प्रश्न पूछा गया है कि हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार हमारे लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारत का संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, कितने मौलिक अधिकार देता है हमें, 6 मौलिक अधिकार देता है। कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है, तो आपको देखिए इसमें मैंने बताया है 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं इस प्रकार हैं। इनमें से आपको किसी भी एक के बारे में विवरण में लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं समता का अधिकार में आप विवरण में लिख दीजिएगा कि हमारे लिए समान अधिकार दिया है, कि मतलब सभी मनुष्य एक समान होंगे, कोई जाति पाति का किसी का नहीं होगा। तो बच्चों देख सकते हैं इस प्रकार हमें आपको 25 वाले प्रश्न में इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।